हेलो बच्चों, पीए के इस नए वीडियो में आपका फिर से एक बार स्वागत है। उम्मीद है कि इसके पहले वाला वीडियो आपने बहुत अच्छी तरह से देखा होगा, उसको प्रैक्टिस किया होगा, पढ़ा होगा। आगे बढ़ने से पहले कुछ और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहते हैं, तो कुछ एक दो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं पहले, उसके बाद हम लोग आगे की चीज़ें पढ़ेंगे, ताकि हमारा जो पहले पीछे का जो क्लास में हमने पढ़ा वो एक रिवीजन भी हो जाए और थोड़ा और ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो देखिए, प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम को पढ़ के कैसे बनाते हैं वो सीखिए, कैसे पढ़ते हैं उसके बाद कैसे एक्ट करते हैं। इसीलिए ये प्रॉब्लम मैंने बोर्ड पे ऑलरेडी लिखा है, अदरवाइज मैं डायरेक्ट भी समझा सकता था। अब पढ़ते हैं। ए वेक्टर मेक्स एन एंगल 30 डिग्री विथ वाई एक्सिस। यहाँ पे एक्सिस की बात हो रही है, तो पहले हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बना लेते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, ये हो गया हमारा एक्स एक्सिस और ये हो गया वाई एक्सिस। अब पढ़ते हैं। ए वेक्टर मेक्स एन एंगल 30 डिग्री विथ वाई एक्सिस इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। डायरेक्शन भी दिया हुआ है, ठीक है। तो जो घड़ी होती है, ये घड़ी है ना, ये 1 होता है, ये हो गया 12, 1, 2। तो क्लॉक कैसे घूमता है? ऐसे घूमता है, लेकिन ये हमें जाना है उल्टा, घड़ी के गति से उल्टा जाना है, ऐसे। ऐसे जाएंगे तो y से 30 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, यानी इधर। और इसका नाम क्या है? ए वेक्टर मेक्स एन एंगल 30 डिग्री विथ वाई एक्सिस इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अनदर वेक्टर बी, ये ए है, वेक्टर ए मान लीजिए इसको। तो ये हो गया आपका वेक्टर ए। तो ये हो गया पहला, हमने आधा पढ़ा। अब आगे पढ़ते हैं। अब कहता है कि अनदर वेक्टर बी मेक्स एन एंगल 30 डिग्री विथ एक्स एक्सिस इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ये इस डायरेक्शन में बना रहा था, ये एक्स एक्सिस से क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज कैसा है? इस तरह से घूमता है ना, तो ये एक्स एक्सिस से ऐसे घूमेगा, यानी नीचे। कितना? 30 डिग्री। फाइंड द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स। तो वेक्टर्स के बीच में हमें एंगल निकालना है। तो कौन सा एंगल होगा? ये वाला एंगल। तो ये वाला एंगल कितना होगा? देखो 30, और ये एंगल तो कितना हो जाएगा? ऑब्वियस सी बात है, ये 90 डिग्री होगा एक्सिस के बीच का एंगल, अब प्लस 30। तो आंसर क्या हो जाएगा? एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी इज इक्वल टू, लिख देते हैं 30 प्लस 90 प्लस 30 डिग्री प्लस 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री। तो ये क्या हो जाएगा? 150 डिग्री। तो इन दोनों वेक्टर के बीच का एंगल 150 डिग्री होगा। चलिए, अब ये प्रॉब्लम हमने जब यहाँ क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज के बारे में बात किया है, तो एक चीज़ और मैं आपको बता देता हूँ कि हमारे पूरे फिजिक्स में जब हम पढ़ेंगे तो हम लोग एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन को पॉजिटिव एंगल मानेंगे। एंटी क्लॉकवाइज को मानेंगे पॉजिटिव एंगल, ठीक है। चलो बाकी चीजें मिटा देता हूं। याद रखिए, एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव एंड क्लॉकवाइज ऑब्वियस बात है, क्लॉकवाइज क्या हो जाएगा? नेगेटिव एंगल। तो अगर इसी सवाल में ये लिखा रहता कि वेक्टर ए मेक्स एंगल 30 डिग्री विथ वाई एक्सिस, ये नहीं लिखा रहता, ये नहीं भी रहता ऐसे, और उसके बाद रहता अनदर वेक्टर बी मेक्स एन एंगल -30 डिग्री विथ एक्स एक्सिस, और इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन लिखने की जरूरत नहीं थी, तो भी हमारा आंसर
सेम ही आता। तो ये है एक, ये जानने वाली बात थी। तो बच्चों हमने कुछ न्यूमेरिकल भी सॉल्व कर लिया, तो हम लोग थोड़ा सा अब मैच्योर हो गए हैं। तो हम लोग अब चलते हैं आगे की थ्योरी समझने की कोशिश करते हैं। अभी पिछले क्लास में मैंने आपको बताया था रेजोल्यूशन ऑफ ए वेक्टर, तो कैसे वेक्टर को रिजॉल्व करते हैं और कैसे उसका कंपोनेंट निकालते हैं। मैं एक बार रिकैप दे देता हूँ। अगर ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और अगर कोई ये वेक्टर आर है, तो इसको एक्स एक्सिस पे अगर रिजॉल्व करेंगे, रिजॉल्व करेंगे तो जो कंपोनेंट आता है उसको ये होता है, अगर ये थीटा है तो ये होता है आर कॉस थीटा, इसको कहते हैं एक्स कंपोनेंट या हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। उसी तरह आर को अगर वाई के डायरेक्शन में रिजॉल्व करेंगे तो क्या करते थे, इधर से लाइट जलाते थे, जो प्रोजेक्शन आता था, प्रोजेक्शन की जो लेंथ होती थी उसको आर वाई कंपोनेंट कहते थे। तो ये लेंथ हो जाएगा आर साइन थीटा। अगर आपने नहीं देखा पिछला वीडियो तो देख लीजिए, ये आर साइन थीटा, और इसको कहते हैं वाई कंपोनेंट, या इसी को कह सकते हैं वर्टिकल कंपोनेंट। तो ये क्लियर हो गया, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और वर्टिकल कंपोनेंट को किसे कहते हैं, ठीक है। उसी तरह हमने पोजीशन वेक्टर के बारे में बात किया था कि अगर कहीं कोई पोजीशन वेक्टर है, कोई कोऑर्डिनेट है, कोई पॉइंट है, उसका कोऑर्डिनेट है एक्स, वाई एंड जेड। अभी जेड की बात नहीं करते हैं, जेड की बात थोड़ी देर बात करेंगे। एक्स और वाई है, तो इसको भी हम लोग कंपोनेंट में ब्रेक कर सकते हैं। तो अगर हम इस पॉइंट को यहाँ से मिलाते हैं और ये वेक्टर पी है, पोजीशन वेक्टर पी, तो इसका एक्स कंपोनेंट कितना होता था, या हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता था एक्स, और वाई कंपोनेंट या वर्टिकल कंपोनेंट कितना होता था वाई, क्योंकि एक्स और वाई इसके कंपोनेंट हैं। तो अगर इस फॉर्म में अगर p की बात करें तो p का जो मैग्नीट्यूड होगा वो कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का रूट अंडर। कैसे, देखिए ये एक समकोण त्रिभुज है ना। समकोण त्रिभुज में इसकी लंबाई x है और इसकी लंबाई, अगर ये y है तो ये भी y होगा, तो ये y है। और ये क्या है, समकोण त्रिभुज का कर्ण। तो पाइथागोरस थ्योरम में क्या कहता है कि कर्ण बराबर, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर होता है ना। तो कर्ण बराबर क्या हो जाएगा, रूट ओवर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ये होता था ना, ये 9th 10th में पढ़ा था। उस फॉर्मूला को लगाया तो P अगर इस लेंथ को मैग्नीट्यूड कहते हैं ना, वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है, इसका लेंथ, तो P का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो ये होता है इस पोजीशन वेक्टर का मैग्नीट्यूड। और जो डायरेक्शन अगर निकालना चाहें तो हमें क्या बताना है, वेक्टर की दो चीज़ें बतानी होती है, उसका डायरेक्शन और उसका मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड हमने निकाल लिया, इसका डायरेक्शन क्या होगा, डायरेक्शन में अगर हमने ये एंगल बता दिया तो भी हमारा काम चल जाएगा। तो हम क्या लिख सकते हैं, टैन थीटा। टैन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। तो लंब क्या है y, आधार क्या है x। तो एंगल को क्या लिख सकते हैं, एंगल टैन थीटा बराबर टैन इनवर्स y बाई x। तो ये हो गया इसका, इस पोजीशन वेक्टर का ये हो गया डायरेक्शन, और ये हो गया इसका मैग्नीट्यूड। तो ये पोजीशन वेक्टर डिफाइन हो गया। पिछले क्लास में मैंने थोड़ा सा कम बताया था क्योंकि मुझे लगता था कि अभी आप उसके लिए मैच्योर नहीं हो। अब आप इस चीज़ों को समझने के लिए मैच्योर हो गए, क्योंकि आपने कुछ सवाल भी कर लिए, तब आप ये चीज़ें अच्छी तरह से समझ सकते हो। तो अगर कोई वेक्टर आप डिफाइन कर रहे हो, फिर से एक बार इसको रिकैप करता हूँ क्योंकि इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं रहना चाहिए। हमारे पास एक पॉइंट था, उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट था x और y। हमने उस पॉइंट से ओरिजिन को मिला के एक वेक्टर डिफाइन किया, उस वेक्टर को कहा हमने वेक्टर p। अब उस वेक्टर p के बारे में हमें पूरी जानकारी मालूम करनी थी कि उस वेक्टर p का मैग्नीट्यूड क्या होगा और उस वेक्टर p का डायरेक्शन क्या होगा। हमने पाइथागोरस थ्योरम लगा के p का मैग्नीट्यूड निकाल लिया, रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और
ट्रिगोनोमेट्री लगा के हमने वो थीटा मालूम कर लिया, जो एक्स एक्सिस से जो उसका डायरेक्शन होगा वो किस थीटा पे होगा, टेन इनवर्स वाई बाई एक्स। तो ये हमने एक पोजीशन वेक्टर का पूरा हिसाब किताब पता कर लिया, मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों निकाल लिए। सवाल आएगा, हम लोग सॉल्व करेंगे, कैसे ये यूज होता है सब कुछ देखेंगे। अब आइए, अब हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। देखिए, ये ब्लैक बोर्ड का प्लेन है और हमने इस प्लेन पे एक पॉइंट मार्क किया था एक्स और वाई। लेकिन अगर वही पॉइंट स्पेस में हो तो जैसे ही वो स्पेस होगा, देखिए ये होता है प्लेन। जब प्लेन की बात करते हैं तो सिर्फ एक्स और वाई कोऑर्डिनेट होता है, और जब प्लेन की बात करेंगे, एक प्लेन में सिर्फ एक्स और वाई कोऑर्डिनेट होंगे। अगर हम स्पेस में की बात करेंगे तो इसमें हो जाएगा एक्स, वाई और जेड। जैसे मान लीजिए ये कमरा का एक कोना है, इसको आप मान लीजिए ओरिजिन, ठीक है। तो कमरे का जो वर्टिकल लाइन दिख रही है, वर्टिकल लाइन को मान लीजिए वाई एक्सिस, और ये वाली लाइन, नीचे वाली लाइन जो है ये हो गया आपका एक्स एक्सिस, और ये वाला लाइन हो गया जेड एक्सिस। तो ये जो कमरा क्या है, कमरा एक स्पेस है। इस स्पेस में हम तीन एक्सिस डिफाइन कर सकते हैं, एक्स, वाई और जेड। चलिए इसको मैं अगर बनाने की कोशिश करूं, थोड़ा सा इमेजिनेशन पावर बढ़ाइए, थोड़ा सा सोचिए, कमरे के कॉर्नर पे देखिए, वहाँ पे तीन लाइनें कैसे मिलती हैं उसको ऑब्जर्व कीजिए, और उसी के रेस्पेक्ट में अगर इसको मैंने ओरिजिन माना है तो वो वाला कॉर्नर का जो ऊपर वाला जो कॉर्नर है जो छत से लगा हुआ है, उस कॉर्नर का कोऑर्डिनेट क्या होगा वो दिमाग लगाइए। चलिए मैं पिक्चर द्वारा आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। ये मेरा हो गया वाई एक्सिस, ये मेरा हो गया एक्स एक्सिस, ये हम थोड़ा 3D बना रहे हैं, और ये हो गया हमारा जेड एक्सिस। यही है कमरे का वो कॉर्नर जिस कॉर्नर की मैं बात कर रहा था। अब मान लीजिए कि स्पेस में कोई पॉइंट है, उस पॉइंट की बात कर रहा हूं जो कमरे के उस कोने में है, छत के ऊपर, इसके सिर्फ डायगोनली अपोजिट। तो वहां तक पहुंचने के लिए कैसे जाएंगे, तो ये हमारा ओरिजिन है, ओरिजिन से ये हमारा क्या था, एक्स एक्सिस था और ये जेड एक्सिस था मान लेते हैं। तो ये एक्स एक्सिस की तरफ कमरे के चौड़ाई के बराबर जाना पड़ेगा। तो मान लेते हैं कमरे की चौड़ाई है 10 फीट, यहाँ समझ लेते हैं 10 फीट जो है कमरे की चौड़ाई है। तो हमें जाने के लिए कहाँ जाना है, एक्स डायरेक्शन में 10 फीट, एक्स बराबर 10 हमने ट्रेवल किया, ठीक है। फिर उसके बाद हम या तो ऐसे चले जाएं या फिर ऊपर चले जाएं। तो मान लेते हैं कि ऊपर जाते हैं तो ऊंचाई जो है कमरे की है 11 फीट, तो वाई हो गया ऊपर, तो वो हो गया 11 फीट। फिर उस कॉर्नर से इस कॉर्नर तक पहुंचेंगे तो कमरे की लंबाई के बराबर मान लेते हैं 12 फीट, तो ये हो गया जेड इक्वल टू 12 फीट। तो हम लिख सकते हैं अगर फीट में, उस कमरे का जो कोऑर्डिनेट होगा एक्स वाई जेड के टर्म में, एक्स वाई और जेड के टर्म में लिख सकते हैं 10 फीट, 11 फीट और 12 फीट। तो उस पॉइंट का वो कोऑर्डिनेट हो गया। समझ में आ गया, एकदम सबको समझ में आ गया होगा, मुझे पता है। अब देखिए, अब हम क्या करते हैं कि उस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर डिफाइन करने की कोशिश करते हैं। तो पोजीशन वेक्टर क्या करेंगे, ओरिजिन से लेके सीधा एक लाइन वहां मिला देंगे। अब मान लीजिए ये है पॉइंट, इसका कोऑर्डिनेट हमें पता है एक्स, वाई और जेड। अब हम क्या करेंगे कि यहां से सीधा इसको ऐसे करके मिला दिया। अब यहां पहुंचने के लिए एक्स में एक्स चलना पड़ेगा, वाई में वाई चलना पड़ेगा, थोड़ा सा विजुअलाइज करना होगा, 3D है, इसको मिटाता हूँ, ये तो समझिएगा आप।
ड्राइंग में मैं बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं हूँ, फिर भी अब देखिए ऐसे बनाना है। और ये हमें लाइन मैंने कुछ गलत बना दिया है, इसको मिटा देते हैं, अभी इसको भी मिटा देते हैं। अब ये मैंने बना दिया वो कमरा। और कमरे का जो ओरिजिन था ये था 0 0 0, और जो हमारा पॉइंट था वो ये वाला था x y एंड z। अब ये लग रहा है ना 3D। अब देखिए इसका कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड कैसे हुआ। इस पॉइंट तक पहुंचने के लिए हमें एक्स एक्सिस की तरफ एक्स डायरेक्शन में एक्स डिस्टेंस जाना पड़ेगा, तो यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस हो गया एक्स। फिर वाई एक्सिस की तरफ वाई जाना पड़ेगा, तो ये हो गया वाई। फिर जेड एक्सिस, जेड इधर है ना, यहाँ से ऐसे जेड आने में ये आना पड़ेगा जेड। तो एक्स और वाई, एक्स में एक्स चले, वाई में वाई चले, जेड में जेड चले, तो हम लोग यहाँ पहुँच गए एक्स वाई जेड। अब क्या करते हैं कि यहाँ से इसको मिला देते हैं। अब ये अगर मिला दिया तो ये क्या हो गया, पोजीशन वेक्टर हो गया इस पॉइंट P का। पॉइंट P देते हैं नाम, तो इसको मान लेते हैं कि रिजल्टेंट है, इसको R नाम देते हैं, इस पोजीशन वेक्टर को R देते हैं नाम। अब हम लोग इसको इतना ज़्यादा डेराइव नहीं करते, हम आपको सीधा बता देते हैं कि जैसे ही R आया तो R का जो मैग्नीट्यूड है हम लोग सीधे लिख सकते हैं। R का मैग्नीट्यूड रूट ओवर, जैसे लिखते थे ना एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसमें जेड लगा दीजिए, जेड स्क्वायर। तो R का मैग्नीट्यूड पता चल गया, लेकिन R का डायरेक्शन ऐसे हम लोग निकाल नहीं सकते हैं। R का जो डायरेक्शन है उसके लिए थोड़ा सा आपको समझाना पड़ेगा। तो R का डायरेक्शन निकालने से पहले मान लेते हैं कि ये तीन, एक लाइन है ना, यहाँ से लाइन जा रहा है, इस कमरे से इस कोने को उस कोने से हमने मिलाया, एक खींचेंगे तो वो जो लाइन है वो एक्स एक्सिस के साथ भी कुछ एंगल बनाएगा, वाई एक्सिस के साथ भी कुछ एंगल बनाएगा, जेड एक्सिस के साथ भी एंगल बनाएगा। और ये कोई प्लेन एंगल नहीं है, ये 3D एंगल है। तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के साथ अलग अलग एंगल बनाएगा। उस एंगल को कहते हैं अल्फा, बीटा और गामा। तो यहाँ पे हम लोग दिखा देते हैं, ये एंगल होगा अल्फा, ये एंगल होगा बीटा और ये एंगल होगा गामा। ये 3D एंगल है, थोड़ा सा समझना पड़ेगा आपको। तो ये हो गए अल्फा, बीटा, गामा। ठीक है। अब इसका हम लोग अगर कोसाइन निकालते हैं, कॉस अल्फा, कॉस बीटा एंड कॉस गामा, तो इनको कहते हैं हम डायरेक्शन कोसाइन। कॉस को पूरा अगर बोलें तो कॉस थीटा को या कॉस को पूरा कोसाइन बोलते हैं। तो इसको अगर हम अल्फा, बीटा, गामा का कॉस निकालते हैं तो उसको कहते हैं डायरेक्शन कोसाइन। अब देखिए, अब रेजोल्यूशन का जो थ्योरी था, जो 2 डायमेंशन में था, वो यहाँ भी एप्लीकेबल होगा। तो हमें एंगल पता हो गया, तो हम लोग अब हर एक्सिस से एंगल पता है। एक्स एक्सिस से एंगल है, ये एक्स एक्सिस से है, ये वाई एक्सिस से है और ये जेड एक्सिस से है। जब तीनों एक्सिस से हमें एंगल पता है तो हम लोग अब क्या कर सकते हैं कि कंपोनेंट लिख सकते हैं। तो x बराबर क्या होगा, अगर इसका रिजल्टेंट r है, ये रिजल्टेंट r है ना, तो r cos थीटा, y बराबर क्या लिख सकते हैं, r sin थीटा और cos अल्फा, cos बीटा और z बराबर लिख सकते हैं r cos गामा। लिख सकते हैं ना, बिल्कुल लिख सकते हैं ऐसे। जैसे हम लोग वहाँ पे 2 डायमेंशन में जैसे ब्रेक करते थे, वैसे ही हमें हर एक्सिस के तरफ से एंगल पता है, तो उसके तरफ हमने कंपोनेंट निकाल लिया। तो एक्स कंपोनेंट हो गया r cos अल्फा, वाई कंपोनेंट r cos बीटा, जेड कंपोनेंट r sin बीटा। तो यहाँ से हम लोग cos अल्फा, cos बीटा, cos गामा निकाल सकते हैं। cos अल्फा इज इक्वल टू एक्स, जो हमें पता है, r हमें पता है, तो x बाई आर, cos बीटा बराबर y बटा r और cos गामा z बटा r। तो अब हमने क्या निकाल लिया,
मैग्नीट्यूड हमने निकाल लिया एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, और तीनों कोसाइन निकाल लिया, यानी कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा का वैल्यू निकाल लिया। तो हमने एंगल भी निकाल लिया, और हमने डायरेक्शन कोसाइंस निकाल लिए, और हमने मैग्नीट्यूड निकाल लिया। तो हमने उस वेक्टर को डिफाइन कर दिया। अगर हमने कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा निकाल लिया तो ये वेक्टर का जो डायरेक्शन है वो बिल्कुल फिक्स हो जाएगा। तो हम बता सकते हैं कि इसके पोजीशन वेक्टर का मैग्नीट्यूड इतना होगा और उसके डायरेक्शन कोसाइंस इतने होंगे। तो यही इसका कंप्लीट डेफिनेशन है। अब आइए कहीं ये थोड़ा सा मिटाता हूँ, थोड़ी सी चीज़ें और लिखनी हैं। अब डायरेक्शन कोसाइन का कुछ प्रॉपर्टी होता है। आप क्या करिए कि इन तीनों को स्क्वायर करके ऐड करिए। तो अगर हम लोग ऐसा करते हैं कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा करते हैं ना, तो इसको स्क्वायर करके ऐड करिए। तो क्या लिखेंगे यहाँ, एक्स स्क्वायर बाई मैग्नीट्यूड आर का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई आर मैग्नीट्यूड का स्क्वायर जेड स्क्वायर बाई आर मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। तीनों का डिनोमिनेटर में सेम है, ये मिटा देता हूँ। तो यहाँ लिखेंगे आर स्क्वायर का एक्स स्क्वायर कर देंगे तो मॉड लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि प्लस माइनस मॉड लगाने का मतलब है केवल पॉजिटिव। अंदर में कुछ भी रखो, बाहर पॉजिटिव आएगा। स्क्वायर भी कर देंगे तो नेगेटिव का भी स्क्वायर पॉजिटिव, पॉजिटिव का भी स्क्वायर पॉजिटिव। तो आर स्क्वायर रखिए चाहे मॉड आर स्क्वायर, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। और अभी हमने थोड़ी देर पहले क्या देखा था कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर क्या होता था, मॉडुलस ऑफ आर का स्क्वायर हो गया बटा आर का स्क्वायर हो गया। ये दोनों कैंसिल हो गए तो ये आ गया 1। तो ये होता है डायरेक्शन कोसाइन का स्क्वायर्स को अगर ऐड कर देंगे तो हमारा जो रिजल्टेंट आएगा वो 1 आता है। तो ये एक याद रखने वाली बात है, बहुत अच्छा थ्योरी है। तो ये हमेशा याद रखिए कि डायरेक्शन कोसाइंस जो होते हैं उसका जो तीनों कंपोनेंट को जोड़ेंगे तो 1 आएगा। फिर से लिख देता हूँ, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर बराबर 1। ये याद रखने की बात है। अब जरा साइन स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा साइन स्क्वायर गामा निकाल के मुझे कमेंट करिए कि आपका वैल्यू कितना आता है। तो चलिए फटाफट एक प्रॉब्लम भी सॉल्व कर लेते हैं अभी जो हमने सीखा उसके ऊपर। देखिए प्रॉब्लम पढ़ते हैं। ये बर्ड मूव्स विथ वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड इन ए डायरेक्शन मेकिंग एन एंगल 60 डिग्री विथ ईस्टर्न लाइन। तो ईस्ट वेस्ट की बात कर रहा है। एंड 60 डिग्री विथ वर्टिकल अपवर्ड। तो देखिए बर्ड जो उड़ेगा वो स्पेस में उड़ेगा, प्लेन में उड़ेगा नहीं। इसलिए ये हमारा जो अभी थोड़ी देर पहले हमने जो पढ़ा एक्स वाई और जेड वाली बात, ये वहीं से ये आती है। ठीक है, विथ ईस्टर्न लाइन विथ द वर्टिकल अपवर्ड रिप्रेजेंट्स द, ये हो गया कॉमा। उसके बाद कहता है कि रिप्रेजेंट द वेलोसिटी वेक्टर इन रेक्टेंगुलर फॉर्म। तो कह रहा है कि चिड़िया उड़ रही है आसमान में, जो ईस्टर्न लाइन से 60 डिग्री बनाती है और जो वर्टिकल से भी 60 डिग्री बना रही है। तो उसका वेक्टर जो होगा वेलोसिटी का वेक्टर को डिफाइन करिए, यानी रेक्टेंगुलर फॉर्म में लिखिए। वो क्या होता है मैं अभी बताता हूँ इस प्रॉब्लम से। तो देखिए अभी हमने ये मान लीजिए कि स्पेस में उड़ रहा है, तो स्पेस में उड़ेगा तो ईस्टर्न साइड को हम लोग मान लेते हैं कि एक्स कोऑर्डिनेट है। ये ईस्टर्न है ना, इसको मान लेते हैं एक्स साइड एक्स एक्सिस, और जो वर्टिकल है उसको मान लेते हैं वाई एक्सिस। और जो तीसरा लाइन होगा ये है गया ईस्ट वेस्ट, तो नॉर्थ साउथ जो होगा ये साउथ हो गया, ये इधर जाएगा तो इधर नॉर्थ हो जाएगा। तो हमें डायरेक्शन कोसाइंस तीनों के निकालने पड़ेंगे ईस्टर्न लाइन से, यानी एक्स एक्सिस से, वाई एक्सिस से और जेड एक्सिस से। ये हमारा हो गया जेड एक्सिस। तो तीनों से हम अगर डायरेक्शन कोसाइन निकाल लेंगे तो हम उस वेक्टर का डायरेक्शन बता पाएंगे। इसको इस लाइन की ज़रूरत नहीं है, अभी इसको मिटा देते हैं। मान लीजिए कि वेलोसिटी वेक्टर ये है, दिस इज वेलोसिटी वेक्टर। अब ये ईस्टर्न के साथ बना रहा है 60 डिग्री, वर्टिकल के साथ बना रहा है 60 डिग्री, मान लेते हैं जेड एक्सिस के साथ बना रहा है। ठीक है, तो एक्स वाई जेड। तो हम लोग अभी क्या पढ़े थे कि कॉस डायरेक्शन कोसाइन जो था कॉस
स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1। इसको पुट कर देते हैं। x के साथ 60 का है तो यहाँ लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर अल्फा, यहाँ पे क्या है 60 है, प्लस बीटा y के साथ भी 60 है तो कॉस स्क्वायर 60 और प्लस कॉस स्क्वायर गामा हमें निकालना पड़ेगा बराबर 1। और हमें पता है कि कॉस 60 होता है 1/2, तो कॉस स्क्वायर 60 क्या हो जाएगा 1/2 का स्क्वायर प्लस 1/2 का स्क्वायर और प्लस कॉस स्क्वायर गामा बराबर 1। तो ये स्क्वायर हो जाएगा 1/4 दोनों को जोड़ेंगे तो 1/2, इधर जाएगा 1 से माइनस होगा तो 1/2 हो जाएगा। तो कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1/2, तो कॉस गामा इज इक्वल टू 1/√2। तो कॉस अल्फा निकल गया, कॉस बीटा निकल गया, कॉस गामा, तीनों हमें पता चल गए। अब हम इस वेक्टर को निकाल सकते हैं, लेकिन अभी कह रहा है कि इस वेक्टर को आप रेक्टेंगुलर फॉर्म में बताइए। तो अभी हमने पढ़ा था थोड़ी देर पहले पिछले वीडियो में कि आई और जे, आई क्या है एक यूनिट वेक्टर है x के अलोंग, जे क्या है कि यूनिट वेक्टर है y के अलोंग। एक और नया इंट्रोड्यूस करते हैं k एक यूनिट वेक्टर है z के अलोंग। तो i, j और k के फॉर्म में हमें इस वेक्टर को लिखना है। तो इसका कोऑर्डिनेट अगर हमें पता चल जाए x, y और z, और कोऑर्डिनेट क्या होता है x कंपोनेंट, y कंपोनेंट और z कंपोनेंट हमने पढ़ा था। तो इसका कंपोनेंट कैसे निकालेंगे, कंपोनेंट हमें एंगल पता है, तो मान लेते हैं कि ये वेक्टर v है, ठीक है। वेक्टर v का जो मैग्नीट्यूड है वो ऑलरेडी दिया हुआ है 20 मीटर पर सेकेंड, ये मैग्नीट्यूड दिया हुआ है। तो ये v कॉस अल्फा x कंपोनेंट, कॉस बीटा y कंपोनेंट, कॉस गामा z कंपोनेंट, तो तीनों कंपोनेंट निकल जाएगा। तो पहले हम x निकालते हैं, तो x बराबर क्या होगा v मैग्नीट्यूड ऑफ v कॉस अल्फा, है ना। तो v है 20, कॉस अल्फा 1/2 बराबर 10। उसी तरह y भी हो जाएगा v कॉस बीटा, ये भी हो जाएगा 10, और उसका z हो जाएगा v कॉस गामा। तो कॉस गामा का वैल्यू कितना है 1/√2 है, तो 20 डिवाइडेड बाई 1/√2, तो ये कितना हो जाएगा अगर √2 से गुना कर देंगे तो 10, 10√2। तो x निकल गया, y निकल गया, z निकल गया। तो हम लोग वेक्टर क्या लिख सकते हैं, वेक्टर v लिख सकते हैं x कितना है 10 इंटू आई, प्लस y कितना है 10j, और z कितना है 10√2k। तो ये हो गया रेक्टेंगुलर फॉर्म में इस वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन। चिंता की कोई बात नहीं है, अगर थोड़ा कम भी समझ में आया तो इस क्वेश्चन को एक बार और देखिए, इसको याद रखिए। ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे बनेंगे। थ्योरी पढ़ते समय थोड़ा कई बार कम घुसता है, मुझे भी पता है, बट ये चीज़ें अब जब मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी और जब आप बार बार प्रॉब्लम बनाएंगे तो ये चीज़ें एकदम अपने आप क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगी। इसलिए कृपया आप प्रॉब्लम बनाने पे बहुत ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दीजिए। तो चलिए एक और सवाल सॉल्व किया जाए। जो अभी हमने सवाल सॉल्व किया उसी का ये उल्टा सवाल है। तो हमें ये, अगर हमने ये सवाल सॉल्व किया तो हमें समझ में आ जाएगा कि कहानी कैसे आगे पीछे चलती है। देखिए, ए वेक्टर इज गिवन बाई, एक वेक्टर दिया हुआ है v इज इक्वल टू 10i प्लस 10j प्लस 10√2k, वेक्टर दिया हुआ है। फाइंड इट्स मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन कोसाइन। तो ऑब्वियस सी बात है, जब एक वेक्टर v है जिसमें i, j और k तीनों टर्म है, इसका मतलब ये स्पेस की बात हो रही है, 3D है, 3D की बात हो रही है। तो इसमें जब 3D की बात होती है तो उसमें बात होती है डायरेक्शन कोसाइन की। जब 2D की बात होती है तो सिर्फ एंगल की बात होती है। एक एंगल बता देने से पता चल जाता है कि उसका डायरेक्शन क्या है, अगर वो एक प्लेन में रहेगा तो। लेकिन अगर कोई स्पेस में रहेगा तो हमें 3 एंगल x एक्सिस, y एक्सिस और z एक्सिस तीनों के साथ बताना पड़ेगा, और हमें मैग्नीट्यूड भी बताना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम इस वेक्टर को थोड़ा ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। तो ये मान लीजिए कि हमारा एक्सिस है,
फटाफट करते हैं। ये x है, y है, ये z है। हम ये पॉइंट कहाँ पे होगा, तो i का मतलब क्या है, x एक्सिस में हमें 10 यूनिट जाना है, तो ये हो गया 10। ठीक है, x में 10 गया और 10j यानी y में भी 10 जाना है, तो ये ऐसे करके मिला देंगे, ये पॉइंट मिला। फिर j में जाना है 10√2, तो j में ऐसे जाएंगे, मान लीजिए ये वाला पॉइंट आया। तो ये ऐसा कुछ बनेगा। ये ऐसा कमरा बनेगा और यहाँ से वेक्टर भी ये वाला होगा। तो वेक्टर भी हमने इधर चले, x में चले 10, y में चले 10 और z में चले 10√2, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या लिख सकते हैं, 10 10 10√2। तो ये हो गया इसका कोऑर्डिनेट। तो मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, वेक्टर v का मैग्नीट्यूड क्या पढ़ा था हमने, √x² प्लस y² प्लस z²। तो x² यहाँ क्या है, 10 है, तो 10 का स्क्वायर प्लस फिर 10 का स्क्वायर और प्लस 10√2 का स्क्वायर। फटाफट अंदर से सॉल्व करेंगे, तो ये आएगा 100 प्लस 100 और प्लस 100 गुना 2 200। ये सॉल्व करेंगे तो 100 100 200 400, 400 का स्क्वायर रूट होगा तो 20। तो इस वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा 20 यूनिट्स होगा। तो ये हमने निकाल दिया। अब हमें निकालना है डायरेक्शन कोसाइन। तो मान लेते हैं कि x के साथ अल्फा है, y के साथ बीटा है और z के साथ गामा है, एंगल बन रहा है। तो कॉस अल्फा कितना हो जाएगा, कॉस अल्फा होगा आधार बटा कर्ण। तो यहाँ कर्ण होता है मैग्नीट्यूड और आधार क्या हो जाएगा, x कोऑर्डिनेट। तो x कोऑर्डिनेट है 10/20 बराबर 1/2। उसी तरह कॉस बीटा अगर निकालें तो कॉस बीटा में y कोऑर्डिनेट भी 10 है और रूट 10/20 = 1/2। और कॉस गामा, तो z कोऑर्डिनेट क्या है, 10√2 डिवाइड बाई 20, तो ये आ जाएगा 1/√2। कैसे हुआ ये फॉर्मूला है ना, कॉस अल्फा = x/√v। उसी तरह कॉस बीटा, कॉस गामा का x/y/z के साथ ये फॉर्मूला होता है, उसके हिसाब से हमने डायरेक्शन कोसाइंस इसका निकाल दिया। तो ये तो फॉर्मूला था, तो ये सिंपल सा सवाल था। तो ऐसे ही सवाल आपके उल्टे सीधे आएंगे। इसी को उल्टा बनाया था जिसमें मैग्नीट्यूड दी हुई थी, और वो मैग्नीट्यूड आप वीडियो के पीछे जाकर देख सकते हैं। वो मैग्नीट्यूड कितना था, 20 मीटर/सेकेंड। तो यहाँ हमारा 20 आ गया। और बाकी हमने डायरेक्शन कोसाइन भी जो था उसमें 60 डिग्री दिया हुआ था, तो 60 का वैल्यू हाफ। यहाँ से अल्फा निकालेंगे तो 60 आएगा, बीटा निकालेंगे तो 60 आएगा, यहाँ से गामा निकाल लेंगे कॉस इनवर्स 1/√2 तो 45 डिग्री आएगा। तो वो सब हम निकाल के देख सकते हैं, बट हमारा इस क्वेश्चन में केवल डायरेक्शन कोसाइंस निकालने थे। तो ये डायरेक्शन कोसाइंस हो गया और ये आपका मैग्नीट्यूड हो गया। तो ये रहा वेक्टर के सारे सवाल। अब हम लोग आगे एडिशन और वेक्टर अलजेब्रा क्या है, जोड़ घटाव गुना भाग कैसे करेंगे, अगले वीडियो में हम लोग इसको शुरू करेंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि अब वेक्टर के बारे में एक बेसिक कॉन्सेप्ट, बेसिक नॉलेज आपके अंदर ज़रूर डेवलप हो गया होगा। आने वाले वीडियोस में और ज़्यादा आपका नॉलेज इन्हांस होगा और आपको ज़्यादा मज़ा भी आएगा। इस वीडियो में इतना ही। बस मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो जल्दी से फटाफट लाइक करिए, और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब करिए, क्योंकि अगला वीडियो जैसे ही आएगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को भी सारे नोटिफिकेशन के लिए ऑन कर दीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।